नमस्कार, जीएसटीवी न्यूज के साथ मैं हूं कृष्णा। शुरू करते हैं अंदर की बात। तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगह के लिए नए नाम जारी किए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा वार किया है। खड़गे ने कहा, चीन को पीएम मोदी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने का नतीजा आज देश भुगत रहा है। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नए नामों की लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट चीनी, तिब्बती और पीनियन भाषा में जारी हुई है। इन 11 जगहों में से 2 नदियां, 5 पार्वती चोटियां, 2 रिहायशी इलाके और 2 भूमि क्षेत्र शामिल है। वहीं चीन द्वारा इस हरकत पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मनगढ़ंत नाम रखने से यह हकीकत बदल नहीं जाएगी। बागची ने कहा कि हमने ऐसी खबरें देखी है, यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसा प्रयास किया है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था और रहेगा। घड़े गए नाम रखने से यह हकीकत बदल नहीं जाएगी। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में लाल पीले हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा, चीन ने तीसरी बार अरुणाचल में हमारे इलाकों के नाम बदलने का दुस्साहस किया है। 21 अप्रैल 2017 में 6 जगह, 30 दिसंबर 2021 में 15 जगह और 3 अप्रैल 2023 को 11 जगह। उन्होंने आगे लिखा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। इसी के साथ खड़गे ने पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि गलवान के बाद मोदी जी द्वारा चीन को क्लीन चिट देने का नतीजा देश भुगत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंडिया की ग्रोथ रेट में सुस्ती रहे। वहीं दूसरी ओर राहत की खबर यह है कि महंगाई की मार से जनता को राहत मिलने वाली है। आखिर क्या कहता है वर्ल्ड बैंक के आंकड़े, आइए देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट सुस्त रहेगी। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में इंडिया की जीडीपी 6.3% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इससे पहले विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के लिए 6.6% की ग्रोथ रेट का अनुमान जताया था। नई रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों की आय में कमी की वजह से खपत में गिरावट दिखने को मिल सकती है, जिसका नकारात्मक असर जीडीपी पर पड़ेगा। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इंडिया का सर्विस सेक्टर बाहरी दबाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक की तिमाही के दौरान भारत का सर्विस सेक्टर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। न्यूज एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सर्विस सेक्टर से मतलब सिर्फ आईटी सर्विसेज ही नहीं रह गया है। कंसल्टिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आकर्षक प्रस्ताव मिल रहे हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2022 के दौरान सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में 24.5% का इजाफा देखने को मिला था। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में यह $83.4 बिलियन के यह रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। वहीं इस दौरान मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट $105.6 अरब का रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। भारत जल्द ही अमेरिका के साथ एक और बड़ी हथियार डील पूरी करने की ओर बढ़ रहा है। भारत के एक प्रपोजल पर मुहर लगाने जा रही है, जिसके तहत अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉरपीडोज खरीदने की बात हो रही है। यह MH-16 रोमियो मल्टी-रॉल हेलीकॉप्टर्स के लिए खरीदे जा रहे हैं। को इंडियन नेवी के साथ फास्ट ट्रैक डील के तहत करीब $2 बिलियन में तय किया गया था। इन चॉपर को इस्तेमाल के लिए उन्हें हथियारों से लैस किया जाना है। इसके तहत यह डील की जा रही है ताकि इन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जा सके। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के लिए हथियार खरीदने का प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री में बहुत ही एडवांस स्टेज में है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएशन जारी है। $300 मिलियन यानी करीब 25 अरब रुपए की डील विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के तहत पूरी की जाएगी। हेलफायर मिसाइल सटीक गाइडेड मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने कई बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए किया। इसका इस्तेमाल इस्लामिक आतंकी अल जवाहिरी को मारने में भी किया गया था। MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो को अमेरिका के सतह पर चलने वाले जहाजों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे फिक्स्ड विंग क्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स में फिट किया जा सकता है। अमेरिकी सेना के लिए यहाँ टॉर्पीडोज एंटी सबमरीन वारफेयर के रूप में प्राथमिक हथियार है। यहाँ टॉर्पीडोज भारतीय नेवी के P-8I एंटी सबमरीन वारफेयर और निगरानी प्लान्स में शामिल है।
बता दें कि 2020 में 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत भारत और अमेरिका 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील साइन की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चीन और भारत ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन इस समय दुनिया के एक हिस्से में नेतृत्व की जंग लड़ रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो भारत इस दिशा में चीन से आगे निकल सकता है। आखिर किस तरह से भारत की ये बात चीन से कुछ अलग है, आइए जानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित देश इस समय सबकी नजरों में है। यहाँ पर पश्चिमी देशों और चीन रूस कैंप के बीच टकराव जारी है। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे केस है जहाँ पर उभरते और विकासशील दोनों ही देश है। ये देश किसी की भी तरह नहीं है और न ही इनका कोई अलग रास्ता है, लेकिन इसके बाद भी भारत आज दुनिया के कुछ देशों का फेवरेट है। ऐसे में वह चीन को नेतृत्व की रेस में पीछे छोड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब ग्लोबल साउथ को प्रभावित करने की बात आती है तो चीन की बढ़त नजर आती है। मार्च में जब दो दुश्मन सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह हुई तो चीन के प्रभाव को महसूस किया गया। चीन की मध्यस्थता की वजह से दोनों देश एक साथ आए हैं। वहीं रूस यूक्रेन की जंग में चीन एक महत्वपूर्ण रोल में नजर आने लगा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस यात्रा से तो कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हैं। चीन वह देश है जिससे काफी समय से विकासशील देशों को अपने प्रभाव को मजबूत करने के मकसद से प्रयोग किया गया है। जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI ने भी चीन का कद बढ़ाया है। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन ने एशिया और अफ्रीका में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसी BRI की वजह से श्रीलंका समेत कुछ अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था चीनी कर्ज की वजह से डूब गई है। BRI में जो देश है वहां पर कोविड-19 की वजह से कई प्रोजेक्ट पटरी से उतर गए हैं। इन परिस्थितियों का सीधा फायदा भारत को मिल सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था अब मजबूत होती जा रही है और ऐसे में विशेषज्ञ उसे चीन की तुलना में ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के लिए ज्यादा योग्य मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रूस का पड़ोसी फिनलैंड अब नाटो का मेंबर बन चुका है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच अमेरिका के नेतृत्व वाले संगठन नाटो का दायरा बढ़ गया है। फिनलैंड नाटो का औपचारिक सदस्य बन जाएगा। फिनलैंड का नाटो की सदस्यता लेना इसलिए भी अहम है क्योंकि वह रूस का पड़ोसी है और 1300 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। फिनलैंड की एंट्री के साथ ही रूस से लगने वाली नाटो देशों की सीमा 2 गुनी हो जाएगी। बीते साल यूक्रेन पर किए गए रूसी हमले के बाद से ही पड़ोसी देशों में डर का माहौल था। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है और इसी के चलते इन दिनों ने खुलकर उसकी मदद नहीं की है। ऐसे में फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने नाटो की मेंबरशिप लेने का फैसला लिया है ताकि भविष्य में रूस हमला करता है तो उसे नाटो का सक्रिय सहयोग मिल सके। फिलहाल फिनलैंड को नाटो में लेने की सहमति बन गई है, लेकिन तुर्की के ऐतराज के चलते अब तक स्वीडन को लेकर फैसला नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इमरान खान लाहौर के एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश हुए। इन दौरान कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को 13 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इमरान खान हर तारीख पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान की कोर्ट में पेशी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इतना खौफ कि बुलेट प्रूफ बुर्का पहन कोर्ट पहुंचे इमरान खान। क्या आपने कभी देखी है पाकिस्तानी Z+ सिक्योरिटी? जी हाँ, ये वीडियो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में इमरान खान भारी सुरक्षा के बीच एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेशी के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी कंधे के पीछे बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक शील्ड लटकाकर चलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बैलिस्टिक शील्ड से इमरान खान के चारों ओर एक घेरा बनाकर रखा था, जिससे कोई हमलावर ऊपर से फायर न कर सके। खुद इमरान खान के सिर को कंधे तक लंबे एक गोल बुलेट प्रूफ कैप से ढक दिया गया था। इस कैप में देखने के लिए एक छोटा सा छेद भी बना हुआ था। सोशल मीडिया पर इसे पाकिस्तान की Z+ सिक्योरिटी बताया जा रहा है। इस वीडियो को इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी शेयर किया है। गौरतलब है कि पिछले साल 3 नवंबर को इमरान खान पर वजीराबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान हमला हुआ था। इस दौरान कंटेनर पर खड़े इमरान खान के दाएं पैर में गोली लगी थी। इस हमले में इमरान खान की जान बाल बाल बची थी। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर पाकिस्तानी सुरक्षा बल खासा सतर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक भारत सरकार ने 4 अप्रैल 2023 की प्रभावी तिथि से कच्चे तेल के उत्पादन पर लागू विंडफॉल टैक्स को हटा लिया है। आखिर क्या होता है विंडफॉल टैक्स, आइए जानते हैं।
अभी तक कच्चे तेल पर 3500 रुपए प्रति टन की दर से विंडफॉल टैक्स लागू था। इसके साथ ही डीजल पर लागू विंडफॉल टैक्स को पहले के 1 रुपए से घटाकर 0.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोलियम और एटीएफ पर कोई विंडफॉल टैक्स नहीं है। भारत ने जुलाई में कच्चे तेल के उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। इसके साथ ही गैसोलीन, डीजल और एविएशन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लेवी लगाने का ऐलान किया गया था। गौरतलब है कि देश की प्राइवेट रिफाइनरीज पेट्रोलियम उत्पादन की बढ़ती कीमतों का फायदा उठाने के लिए घरेलू बाजार में बिक्री करने की जगह ग्लोबल मार्केट में बिकवाली करके फायदा उठाने के लिए फिराक में थी, जिसको देखते हुए सरकार ने घरेलू बाजार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए गैसोलीन, डीजल और एविएशन फ्यूल पर एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया था। क्या है विंडफॉल टैक्स? विंडफॉल टैक्स सरकारों द्वारा तब लगाया जाता है जब कोई इंडस्ट्री अप्रत्याशित रूप से बड़ा मुनाफा कमाती है। ये टैक्स पिछले साल जुलाई में लगाया गया था, क्योंकि इस दौरान हाई एनर्जी प्राइस के कारण तेल उत्पादकों को मुनाफा अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया था। पहले जुलाई 2022 से अब तक कच्चे तेल पर लागू विंडफॉल टैक्स में काफी गिरावट हुई है। जुलाई 2022 में ये 23,250 रुपए प्रति टन था, लेकिन 21 मार्च 2023 तक ये 3500 रुपए प्रति टन पर आ गया है। ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के साथ ही विंडफॉल टैक्स में भी कमी आती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ओपेक और उसके सहयोगी देशों के ऑयल प्रोडक्शन घटाने के फैसले ने मार्केट को चौंका दिया गया, खासकर तब जब सऊदी अरब जैसे ओपेक के सबसे मजबूत सदस्य ने कहा था कि वह प्रोडक्शन में कमी के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कमी का आप पर क्या असर पड़ेगा। इस सवाल का जवाब बहुत आसान है, क्योंकि कारोबार में क्रूड ऑयल की कीमतें 8% तक उछल गई। ये खबर लिखने तक ब्रेंट क्रूड का प्राइस $86.44 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इसका सीधा मतलब ये है कि पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। इसका असर आपके बजट पर तो पड़ेगा ही, साथ भारत में सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ेगा। इंडिया ऑयल की अपनी जरूरत का करीब 80% हिस्सा आयात से पूरी करता है। भारत में पहले से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के करीब चल रही है। पेट्रोल की कीमतें तो ज्यादातर राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई है। इससे कम इनकम वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईंधन के बढ़ते खर्च को देखते हुए वे अपने दूसरे जरूरी खर्चों में कमी करने को मजबूर हुए हैं। ऐसे में ओपेक और सहयोगी देशों का उत्पादन में कमी का फैसला उनकी मुश्किलें और बढ़ाएगा। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑयल प्रोडक्शन घटाने का फैसला ऐसे वक्त लिया गया है जब दुनिया के कई बड़े देश महंगाई को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑयल महंगा होने का सीधा असर इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। इंडिया सहित दूसरे देशों की इन्फ्लेशन को काबू में करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगेगा। पहले से ही अमेरिका और यूरोपीय देशों की इकोनॉमी पर आक्रामक मॉनेटरी पॉलिसी का खराब असर पड़ रहा है। इनके मंदी में जाने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।